स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी किया था, उसमें पहली प्रॉपर्टी हमने मास एंड वेट, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लेंथ, तीसरी प्रॉपर्टी वॉल्यूम, चौथी प्रॉपर्टी डेंसिटी और पांचवी प्रॉपर्टी हमने टेम्परेचर स्टडी किया था। तो टेम्परेचर की जो 3 यूनिट्स है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इनका आपस का इंटर कन्वर्जन ये टॉपिक एक उसमें छोड़ गया था, तो आज हम उसको जो है कंप्लीट करते हैं। तो इनका आपस का इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, तो देखिए, अगर आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल फार्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपको जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 32 ऐड कीजिए, तो आपको डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, अगर आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो आपको जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें 273.15 ये ऐड कर देना है, तो डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज अबाउट द इंटर कन्वर्जन बिटवीन केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ये जो है टेम्परेचर का आपस का रिलेशनशिप। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हम जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी जो करते हैं, तो केमिकल सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होकर बहुत सारे नए कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं, तो उन नए कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के ऊपर से बहुत सारे जो है केमिकल लॉज जो है फॉर्मेट किए गए हैं, बहुत सारे केमिकल लॉज जो है डिसाइड किए गए हैं। दोज लॉज आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हम जो है आज इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 5 लॉज जो है स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा जो है लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ जो है दैट इज द गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और फिफ्थ लॉ दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। तो इसमें जो है सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सिंपल और फंडामेंटल लॉ है जो हर केमिकल रिएक्शंस के ऊपर जो है आपको फिक्स लगेगा कि ये बिल्कुल सही तौर पे जो हमको समझ में आ रहा है। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट था, दैट वाज एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर ने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की। दोज रिएक्शंस आर दी कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एंटोनी लेवाइजर ने बहुत सारी कंबशन रिएक्शन जो है मर्क्यूरी और फास्फोरस की उसने जो स्टडी किया, और उसने जो है अपने रिजल्ट्स में ये बात देखा कि फॉर एग्जांपल अगर फास्फोरस हम जो है बर्न करते हैं एयर में, तो एयर के साथ जब रिएक्ट होने के बाद जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो एंटोनी ने ये बात ऑब्जर्व किया, उसने जो रिजल्ट डिराइव किया उसने ये बात पाई कि फास्फोरस का मास जो है इंक्रीज हुआ, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द मास इज इंक्रीज्ड। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने ये बात मालूम की कि ये इंक्रीज्ड मास कहां से आया। तो उसको ये बात पता चली कि द मास गेन्ड बाय फास्फोरस और एनी सब्सटेंस इज सेम एज द मास लॉस्ट बाय ऑक्सीजन। तो बर्निंग के ड्यूरेशन में जो मास ऑक्सीजन ने लूज किया था वो मास जो है उस सब्सटेंस ने गेन किया जिसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ में अगर आप ऑक्सीजन को बर्न करो तो मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम जो है मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व करें तो वी फाइंड दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन कार्बन। तो कार्बन ने जो एडिशनल मास जो लिया है वो कहां से आया, तो उसको पता चला कि ये जो एक्स्ट्रा मास जो कार्बन डाइऑक्साइड में दिख रहा है वो मास एक्चुअली ऑक्सीजन ने जो मास लूज किया है वो मास है। तो इस तरह से उसने जो है एक रिजल्ट फॉर्मेट किया कि mass of reactant is equal to
मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप जो है केमिकल रिएक्शन का जो लेफ्ट हैंड साइड लोगे दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके पास केमिकल रिएक्शन की दो साइड है, तो इस तरह से टोटल मास ऑफ द रिएक्टर इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर जो आप जो एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर लेते हो तो उसका जो टोटल मास होगा, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल मास आप यहां पर देखोगे तो पहले कार्बन का जो मास होगा दैट इज 12, दिस इज द मास ऑफ कार्बन। यहां पर हमको एटॉमिक मास कंसिडर करना है और ये मॉलिक्यूल है तो यहां पे हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 while atomic mass of one oxygen is 16। तो आपको यहाँ पर O2 दिख रहा है, दो ऑक्सीजन है, तो 16 into 2 that is 32, that is 32। तो 12 plus 32 this is the total mass of reactant। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों का जो टोटल होता है दैट इज अबाउट 44। अब राइट हैंड साइड पर जब हम आते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है, तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ये दोनों आपस में ज्वाइंट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। एंड द टोटल मास, तो यहां भी हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी मास जो है 44 है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी 44 आपको जो है मास दिख रहा है और राइट हैंड साइड पर भी 44 मिल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस बेसिस पर एंटोनी लेवाइजर ने जो रूल और जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको स्टेट किया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर हम जो है इसका एक स्टेटमेंट जो है फ्रेम करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन neither be created nor be destroyed। तो इस तरह से मास जो है हमेशा बाकी रहेगा, चाहे आप केमिकल रिएक्शन के पहले उसको काउंट करो या केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद काउंट करो, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ द सेकंड वन इज, नेक्स्ट जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को भी जो है फ्रेंच केमिस्ट ने मतलब जो है डिफाइन किया है एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज जोसेफ प्राउस्ट। इसने क्या किया कि बहुत सारे नेचुरली ऑकरिंग सैंपल्स और साथ ही साथ अगर उसको जो है सिंथेटिकली अगर लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो उन सैंपल्स के केमिकल कंपोजिशन को उसने ऑब्जर्व किया और उसके जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज कंपोजिशन उसने डिटरमाइन किया एंड ही फाउंड दैट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड इन डिफरेंट सैंपल्स अपार्ट फ्रॉम इट्स सोर्स, चाहे वो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया हो, उसने ये बताया कि दैट इज ऑलवेज अ फिक्स प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उसने क्या किया, उसने एक सिंपल जो है क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर उसने कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन उसने डिटरमाइन किया और उसने दो सिंपल्स लिया, एक तो नेचुरल सिंपल और दूसरा सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। सिंपल, दो सिंपल उसने किसका लिया, क्यूप्रिक कार्बोनेट का, और उसने कॉपर का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज और कार्बन का परसेंटेज उसमें डिटरमाइन किया। तो देखिए उसको जो रिजल्ट्स मिले वो रिजल्ट्स क्या है। तो पहले उसने जो है एक नेचुरल सैंपल जो है क्यूप्रिक कार्बोनेट का लिया और उसमें उसने पता किया कि इट कंटेन्स 51.35% कार्बन का कॉपर, 51.35% कॉपर। ये नेचुरल सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर का परसेंटेज कंपोजिशन है। उसके बाद उसने
9.74% ऑक्सीजन कैलकुलेट किया है और 38.91% कार्बन। ये तो हो गया नेचुरल सैंपल के अंदर कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन। सेम केस उसने क्या किया, इसी क्यूप्रिक कार्बोनेट का सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सैंपल लिया और जब उसको उसने एनालाइज किया तो आफ्टर एनालिसिस ही फाउंड द सेम रिजल्ट्स। तो यही वैल्यूज आप यहां लिखिए, 51.35% कॉपर, 9.74% ऑक्सीजन एंड 38.91% कार्बन। तो इस तरह से हम यहां पर जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिफाइन करेंगे। इसका जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एनी सब्सटेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिकली हो, कंटेन्स द डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब ये जो है डेफिनेट होगा। तो आप देख लो कि नेचुरल सैंपल और सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सैंपल दोनों के अंदर कॉपर का परसेंटेज कंपोजिशन सेम है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन सेम है, सिमिलरली कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन सेम है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सैंपल्स लेकर उसको भी स्टडी करोगे। जैसे एग्जांपल लीजिए आप वाटर, तो वाटर के सोर्स है, रेन वाटर है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, स्प्रिंग वाटर है। आप वाटर के किसी भी सोर्सेस से वाटर ऑब्टेन कीजिए और उसका जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ईच एंड एवरी सैंपल ऑफ वाटर ये फिक्स मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बाद के जो 3 लॉज जो बचते हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।